हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आगे प्रोसीड करते हैं ये चैप्टर को। अभी मैं आप लोग को जो बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ डायफ्रैक्शन पैटर्न विथ वाइट लाइट। डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होगा अगर लाइट कैसी है, वाइट है। तो पहली चीज़, जो डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा अगर वाइट लाइट है तो द डायफ्रैक्शन पैटर्न इज कलर्ड। Diffraction pattern is colored with central maximum of white light। बीच में हम लोगों को वाइट लाइट मिलेगी और उसके बाजू बाजू हमको कलर्स के बैंड मिलेंगे। हमको पता है width is proportional to lambda, that is, इसलिए रेड कलर का बैंड, रेड बैंड इज वाइडर देन वायलेट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह वाइट लाइट यूज़ करते हैं एज अ सोर्स, हम यहाँ पे सोर्स में वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो हमको बीच में वाइट फ्रिंजेस मिलेंगी और आजू बाजू वाली कलर्ड मिलेंगी, और रेड कलर की जो बैंड होगा वो बहुत चौड़ा होगा और बाकी बैंड जो होंगे वो पतले होंगे। इसके बाद जो आप लोगों को पढ़ना है वो है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को करना है। ये टॉपिक मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ, या आप लोगों को अपने से करना है। इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो कैसा होता है और डायफ्रैक्शन कैसा होता है। जैसे मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। इंटरफेरेंस में जो होता है वो इक्वली स्पेस्ड डार्क और ब्राइट फ्रिंज होते हैं, है ना। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि ये चौड़ा होगा और ये सब पतला होगा। जबकि डायफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल की ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमम होती है विथ, फिर उसके बाद वो कम होती जाती है, ठीक है। और वैसे भी इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ होती जाती है। तो डायफ्रैक्शन में थोड़ा अलग होता है। डायफ्रैक्शन में सेंट्रल की विड्थ भी ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। विड्थ इज़ हाई। गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरीके से इंटरफेरेंस पैटर्न जो है हम दो वेव्स के सुपर इम्पोज से करते हैं। डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है इन इंटरफेरेंस टू वेव्स सुपर इम्पोज। दो वेव्स एक दूसरे को क्या करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं फ्रॉम टू स्लिट्स। जबकि डायफ्रैक्शन में सुपरपोजिशन होता है सुपरपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फैमिली। फ्रॉम सिंगल स्लिट। एक ही स्लिट से जो बहुत सारी वेव्स आती हैं उनका सुपर इम्पोजिशन होता है डायफ्रैक्शन में। जबकि इंटरफेरेंस में दो स्लिट से वेव्स आती हैं, उनका आपस में इंटरफेरेंस होता है। गेटिंग माई पॉइंट।
उसी तरीके से है ना, उसी तरीके से और भी कई डिफरेंसेस हैं जो आप लोग कर लीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट यू कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पहले हम देख लेते हैं रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। तो बेसिकली द एबिलिटी, क्या बोलते हैं, द एबिलिटी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी टू प्रोड्यूस, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस distinctly separate image, distinctly separate image of two close objects, is called resolving power। मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट की, जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, हमारी ह्यूमन आई है, तो हमारी आँखों की क्या एबिलिटी है कि हम दो पास में रखी हुई चीज़ की इमेज अलग अलग बना पाएँ। कितनी पास, मतलब दो चीज़ें, अगर मान लीजिए ये दो चीज़ इतनी दूर है और अगर हमारी आँख इन दोनों को डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रही तो हमारी आँख की रिजॉल्विंग पावर कम है। और यदि मान लीजिए दो चीज़ इतनी पास रखी है और हम इसको दो डिफरेंट इमेज बना पा रहे हैं, कितनी पास, जितनी ज़्यादा पास कोई चीज़ है, अगर हम उसकी कोई बहुत ज़्यादा इमेज अलग अलग बना पाता है हमारी आँख, मतलब हमारे आँख की रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। ठीक है। अब इनने बोला है कैसे हम इसको पहचानते हैं, तो उनने बोला है एक रिले, एक साइंटिस्ट है रिले, उसने बताया है, रिले सेड 2 point objects, रिले सेड 2 point objects A and B will be just resolved, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम जब रिजॉल्व कर पाएंगे जब when central maximum of B lies on first secondary minimum of A, तभी हम किसी चीज़ को रिजॉल्व कर पाते हैं, अगर ऐसा हो तो। ठीक है। तो उन्होंने बोला कैसा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट का मैक्सिमम है ना, अगर सेकेंडरी, जैसे अपन ने ये बनाया, दिस इज योर ए, relate 2 point object will be resolved when central maximum of B। तो पहले हम A का बना लेते हैं। This is the diffraction pattern for A। ठीक है, this is for A diffraction pattern। ठीक है। तो उन्होंने बोला B का सेंट्रल मैक्सिमम A के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे आना चाहिए। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा मतलब ये तो मैक्सिमम हो गया, ये फर्स्ट मिनिमम है, फर्स्ट मिनिमम, और ये सेकेंड मिनिमम। गेटिंग माय पॉइंट।
तो वो ये कह रहे हैं दिस इज़ फर्स्ट मिनिमम, दिस इज़ सेकेंड मिनिमम, दिस इज़ सेंट्रल मैक्सिमम। तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम ऑफ ए, फर्स्ट सेकेंड, पहले हम इसमें देख लेते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम यानी होता है ये दिस इज, इस पे आना चाहिए क्या, बी का मैक्सिमम। तो अगर बी का मैक्सिमम इस तरीके, यदि बी, ये बी है, ब्लू वाला बी है, तो बी का मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम ए के सेकेंडरी मिनिमा पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ ए का सेकेंडरी मिनिमम। जब दो का डायफ्रैक्शन पैटर्न इस तरीके से हो, जब एक का डायफ्रैक्शन पैटर्न दूसरे के डायफ्रैक्शन पैटर्न के सेकेंडरी मिनिमा पे हो, तभी वो दो इमेजेस को हम क्या कर पाएंगे, अलग अलग देख पाएंगे। ऐसा हमको रिले ने बताया था। गेटिंग माई पॉइंट। तो उन्होंने बोला एक डेफिनेशन और बनती है, द मिनिमम डिस्टेंस between two objects, the minimum distance between two objects which can just be seen as separate by optical instrument is called limit of resolution, is called limit of resolution। तो अगर मेरी आँख 1 mm के डिस्टिंग्विश पे रखी हुई दो चीज़ को अलग अलग देख पा रही है, तो मेरी आँख का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगा 1 mm। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो जिसके लिए ये डिस्टेंस, जिसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगा, उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, है ना। जो जितना कम से कम दूरी का देख पाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉल द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, small the limit of resolution, greater is resolving power। मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर क्या है, बहुत अच्छी है। अगर मेरी आँख 1 mm की चीज़ को अलग अलग देख पा रही है और किसी दूसरे की आँख 0.5 mm की चीज़ को अलग देख पा रही है, मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है, क्योंकि उसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम है। गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो अब हम लोगों को देखना है फॉर्मूले, आप लोग को जस्ट बस पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, is the reciprocal of distance between two objects which can be just resolved when see through microscope। तो हाँ, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। this is the distance between objects
It is the distance between two objects which can be just resolved. मैंने माइक्रोस्कोप से देखा, अब मुझे ये दोनों चीज़ें अलग, दो चीज़ें रखी हैं आजू बाजू, मैंने माइक्रोस्कोप से देखा, वो दोनों चीज़ें मुझे अलग अलग दिख रही हैं, तो जो उन दो चीज़ के बीच की डिस्टेंस होगी उसका रेसिप्रोकल होगा। गेटिंग माय पॉइंट? रिजॉल्विंग पावर, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। 2 sin बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, जहाँ पे ये जो म्यू साइन बीटा है इसको अपन कहते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर। क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल एपर्चर। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, और डिपेंड करती है हाफ एंगल थीटा ऑफ कोन लाइट फ्रॉम ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज़ बीटा। तो ये आप लोग को गिवन रहेगा, इतना आप लोग को यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, आप लोगों को ये पता होगा बीटा बीटा की वैल्यू दी होगी, आप लोग को वो पुट करना है और आंसर निकालना है। गेटिंग माय पॉइंट? उसी तरीके से हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? तो टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर होती है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स whose image can be seen separately। तो ये एंगुलर सेपरेशन है d 1.22 लैम्डा। तो रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप की लैम्डा पे डिपेंड करती है, एंड दिस इज़ द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूले अगर आप लोग को पता हैं तो आप लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर सकते हो। उसी तरीके से लास्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। तो जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई होती है, दैट इज द डायमीटर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई का फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पे हमको पता होना चाहिए द ह्यूमन आई कैन सी टू ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय 30 सेंटीमीटर जस्ट रिजॉल्व फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। तो आप लोग को पता होना चाहिए thus human eyes can see two objects separated by 30 centimeter just resolved from a distance of 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी से यदि हमारी आँख देख रही है तो दो चीज़ें जो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर रखी होंगी, बस उन दोनों को ही हमारी आँख अलग अलग देख पाएगी, उससे पास, एक दूसरे से पास रखी हुई चीज़ों को
हमारी आँख अलग अलग नहीं देख पाती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये रिजॉल्विंग पावर के कुछ फॉर्मूले थे। अब जो हमको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है वो है पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, आप लोगों को पता है लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। वी आर हैविंग 3 एक्सेस, x, y and z. If light is traveling in x direction, then उसके 2 वेक्टर्स चलते हैं। एक चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होंगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स जो भी साथ साथ चलते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब वो z एक्सेस में चेंज होंगे इस तरीके से। तो ये दोनों फील्ड साथ में चलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स भी चलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स भी साथ साथ में चलते हैं। मतलब दो फील्ड्स एक साथ ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्रैवल करती है। मतलब ये अगर आपका जाने का डायरेक्शन है, लाइट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स हैं। ये इसके साथ साथ चलते हैं। ये दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे, ये फिक्स हो चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहनी चाहिए और डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। अब देखो डायरेक्शन तो फिक्स हो चुका है, ये है। अब ये चल रहे हैं, तो हो सकता है इस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इतना बड़ा, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर के साइज़ कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, यानी पेन का साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो चल इस डायरेक्शन में रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है ये ऊपर ही रहेगा और ये ऐसे रहेगा। ये चलते जाएंगे और ये ऐसे, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, चलते जाएंगे। ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन, ऐसे चलते हैं। इन दोनों को धागे से बांध दो और इसको ऐसा रोटेट करके इधर लेके जाओ। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैन बी इन डायरेक्शन, कैन बी इन डायरेक्शन, कैन बी इन डायरेक्शन, कैन बी इन दिस डायरेक्शन। मतलब ये ऐसा चक्र, इनमें से कुछ भी, कोई सी भी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चल सकता है, ऐसा फ्लावर। गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई सी भी डायरेक्शन। बस कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर रहनी चाहिए और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके भी परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स वेरी साइनोसाइडली, मतलब कम ज़्यादा हो रहे हैं। साइनोसाइडली मतलब थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर मैक्सिमम, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर ज़ीरो, फिर नीचे की। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइनोसाइडली कम ज़्यादा हो रहे हैं, प्लस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर भी हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एज वेल एज, आपस में तो हैं ही, एज वेल एज
perpendicular as well as perpendicular to direction of propagation। किसके परपेंडिकुलर हैं? जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन के भी क्या है? परपेंडिकुलर हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? अनपोलराइज्ड। जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है या जो ऑर्डिनरी अभी हमारे पास आ रही है, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, अनपोलराइज्ड लाइट होती है, उसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं वो सब डायरेक्शन में होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर occurs symmetrically in all possible direction। किसी भी जगह पे हो सकते हैं। in all possible directions, on possible direction in a plane perpendicular to डायरेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये एक प्लेन है, लाइट इधर जा रही है, लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, ये लाइट है। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने फ्लावर बनाया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डायरेक्शन है, ये प्लेन जो है ये डायरेक्शन वाले के परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। यदि हम इसका डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं, इफ़ द फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, यदि मैंने ये फिक्स कर दिया कि लाइट तो आगे जाएगी लेकिन या तो ऊपर होगा वेक्टर या नीचे होगा, अगर मैं ये रेस्ट्रिक्शन कर देती हूँ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो जो लाइट होती है वो कहलाती है पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? फिनोमिनन ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन, phenomenon of restricting the vibration of light in particular direction is called polarization। इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। मतलब मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये ऐसा फ्लावर जैसा कोई भी डायरेक्शन ना ले पाए, वो कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर नीचे होंगे। मतलब चाहे वो ये डायरेक्शन हो, चाहे वो ये डायरेक्शन हो, चाहे वो ये डायरेक्शन हो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा। जब अपन ऐसा कर देते हैं तो हम कहते हैं हमने लाइट को क्या कर दिया है? पोलराइज्ड कर दिया है। आई बात समझ में? तो बेसिकली उससे पहले हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और दूसरा हमको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन भी हो, लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन भी हो, एंड द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रिक वेक्टर आप सिर्फ ऊपर जा सकते हो या नीचे जा सकते हो। तो ये एक ऐसा पन्ना है, ये पन्ने पे दोनों चीज़ें हो रही हैं। ये पेज पे लाइट आगे भी बढ़ रही है और इसी पेज पे ये दोनों वेक्टर ऊपर नीचे भी हो रहे हैं। तो ये जो प्लेन होगा इसको अपन कहेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। मतलब जिसमें
एक ऐसा प्लेन जो दो चीज़ें कंटेन करे। पहला वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वाइब्रेशन ऑफ वेक्टर, और दूसरा उसी प्लेन पे क्या आना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर ये दोनों उस प्लेन पे आते हैं तो ऐसे प्लेन को अपन क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, ओके। अब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को तो कंटेन करेगा, लेकिन डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा किस पे, टू वाइब्रेशन। मतलब अगर अब ऐसा वाला प्लेन, अगर आप ऐसा यहाँ पे ऐसा ये खड़ा कर दो, तो इस प्लेन पे लाइट तो जा रही है और वाइब्रेशन ऊपर या नीचे हो रहे हैं, तो ये जो प्लेन है, मतलब ऐसा प्लस ये दो प्लेन, ये जो मेरा ये वाला हाथ है दिस इज़ योर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और जो मेरा ये वाला हाथ है दिस इज़ योर प्लेन ऑफ, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये जो मेरा हाथ है राइट वाला हाथ है दिस इज़ योर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन ऊपर नीचे और डायरेक्शन भी इसमें, और यहाँ पे डायरेक्शन तो है पर वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशन ऊपर हो रहे हैं या नीचे हो रहे हैं। तो ये मेरा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और ये मेरा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा। ये बुक में बहुत अच्छे से फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आप लोग बुक में से देखेंगे तो आपको दोनों प्लेन समझ में आ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। कल मैं आप लोग को बताऊंगी पोलरॉइड्स क्या होते हैं। पोलरॉइड्स, पोलरॉइड्स एक डिवाइस है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। हो सकता है कि कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, कल की क्लास हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास हो सकती है, तो बेटर है कि आप लोग जल्द से जल्द ये चैप्टर कर लें। कल मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।